जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सस्मोदे सर पर। और आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि डेली वीडियो आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब करना है, ठीक है, ताकि हमें भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे। चलो, आज हम लेके आए हैं अध्याय 1 कक्षा 9वीं, है ना, गणित। अध्याय 1 कक्षा 9वीं, विषय गणित। अध्याय 1 में आपको लिखा हुआ है संख्या पद्धति, है ना, संख्या पद्धति। अध्याय 1 संख्या पद्धति। समझते हैं संख्या पद्धति क्या होता है। संख्याओं को लिखते हैं एवं उनके नामकरण यानी संख्या 4 प्रकार की होती है ना, तो उसका नामकरण व्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के व्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं, या फिर संख्या रेखा पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित करना। ये क्या है? संख्या है। और ये क्या? रेखा है ना। ये क्या है? रेखा है। तीर का निशान आपको दोनों तरफ दिख रहा है, ये संख्या रेखा है। ये रेखा है और उस पर दर्शाई गई संख्या क्या है? तो धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। समझ में आया? तो संख्या पद्धति का मतलब यही है कि ऐसी संख्या जिनको हम संख्या रेखा पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित करना। संख्या रेखा पर विभिन्न संख्याओं को, यानी विभिन्न यानी अलग अलग प्रकार की संख्याओं को। अब अलग अलग प्रकार की संख्या कैसे? तो देखो, यहाँ पे एक प्राकृत संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है और एक परिमेय संख्या होती है ना। फिर अपरिमेय भी आएगी, वास्तविक भी आएगी, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो संख्या विभिन्न प्रकार की होती है, धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। तो उन संख्याओं को संख्या रेखा पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित करना ही क्या कहलाएगा? संख्या पद्धति कहलाएगी। और संख्याओं को लिखने एवं इनके नामकरण को व्यवस्थित तरीके से लिखना ही क्या कहलाएगा? संख्या पद्धति कहलाती है ना। तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। समझ में आया आपको संख्या पद्धति की परिभाषा? चलो, अब इसको देखते हैं। संख्या पद्धति को नियम से लिखना ही संख्या पद्धति कहलाती है। संख्याओं को एक नियम से व्यवस्थित तरीके से लिखना ही क्या कहलाएगी? संख्या पद्धति। तो कैसे व्यवस्थित लिखेंगे? देखो, ये हमने इनको व्यवस्थित लिख दिया है यहाँ, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से लिख दिया है। प्राकृत संख्या क्या होती है? गिनती के अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती क्या? जैसे 1 2 3, हम कोई भी वस्तु गिनते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कभी गिनती खत्म नहीं होती है। डैश डैश मैंने यहाँ पे लिख दिया है, डैश डैश अनंत। ये लेटा हुआ 8 क्या है? अनंत का चिन्ह होता है ना, अनंत। ये 1 से प्रारंभ होती है, बिल्कुल 1 से प्रारंभ होती है। और इसे जो है n से प्रदर्शित करते हैं, n से, है ना। n यानी नेशनल नंबर, प्राकृत संख्या। तो गिनती के अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे n बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश अनंत, है ना, खत्म नहीं होता है। डैश डैश अनंत का मतलब होता है कभी संख्या खत्म नहीं होती है। और ये 1 से प्रारंभ होती है, बिल्कुल 1 से प्रारंभ होती है। तो प्राकृत संख्या आपको समझ में आया, जो 1 से स्टार्ट हो, सीधा याद रखना, जो 1 से स्टार्ट हो यानी गिनती के अंकों को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू हो और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जो 0 से प्रदर्शित हो, है ना, सॉरी, 0 से स्टार्ट हो और W से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर, है ना। जैसे W बराबर 0 1 2 3 4 5 डैश अनंत। एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए ना। देखो, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है और इसी प्राकृत संख्याओं में यदि हम 0 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। पूरी संख्या, जितनी भी संख्या पूरी आ गई, इसलिए पूर्ण संख्या। समझ में आया? पूर्ण से क्या होता है? पूरी संख्या आ गई। क्योंकि 0 भी संख्या का उपयोग करते हैं, 0 का भी संख्या में। तो आपको सीधा याद रखना है प्राकृत संख्या गिनती के अंकों को, है ना, n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? इसे गिनती के अंकों में 0 ऐड कर दो, यहाँ फिर जो 0 से स्टार्ट हो पूर्ण संख्या होती है। 0 से स्टार्ट पूर्ण संख्या, 1 से स्टार्ट प्राकृत संख्या। तो आपको समझ में आया। और इसको W से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, तो पूर्ण संख्या हो गई। एक होती है पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं।
इसे z से प्रदर्शित करते हैं, जैसे z डैश डैश ऋणात्मक माइनस को ऋणात्मक ऋणात्मक फिर 0 धनात्मक धनात्मक वाली इधर, तो बाईं तरफ क्या है ऋणात्मक है, दाईं तरफ क्या है धनात्मक है। तो आपको समझ में आया कि पूर्णांक संख्या क्या होती, ऐसी संख्या या फिर ऐसी संख्याओं को समूह को जिसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो। धनात्मक वाली संख्या को भी पूर्णांक संख्या कहेंगे, है ना, और ऋणात्मक संख्या वालों को भी क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। तो पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक वाली संख्या भी आती है, ऋणात्मक वाली संख्या भी आती है। ये आपको बात दिमाग में बिठा लेना, और इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं ये भी याद रखना है ना। ये आपको ऑब्जेक्ट में प्रश्न बन सकते हैं। एन को किस संख्या से प्रदर्शित करते हैं, तो प्राकृत। डब्ल्यू को किस से प्रदर्शित करते हैं, तो पूर्ण संख्या को। जेड से किस संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं, जिसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, ऐसे प्रश्न आएंगे। जैसे प्राकृत संख्या किससे कहेंगे, तो गिनती के अंकों को। ठीक है। एक होती है परिमेय संख्या, ये खास है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे भिन्न रूप में या p/q के रूप में लिखा जा सके, है ना, जा सके। सके कर लेना, यहाँ पे इधर लिख दो। लिखा जा सके जहां p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, नहीं आया। ऐसी संख्या जिसे भिन्न रूप यानी बट्टे के रूप में लिखना है। भिन्न रूप का मतलब होता है बट्टे के रूप में, जैसे 4/5, 6/3, ये भिन्न रूप में बटे रूप में है। लेकिन एक शर्त है, इसको परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि p q के रूप में लिखा जा सके जहां p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। ये और ये पी क्यू का मतलब यही होता है, जैसे मैंने पी और क्यू एक उदाहरण ले लिया हमने, तो पी क्यू का मतलब यही होता है कि 3/7 कोई सी भी संख्या या 4/6, ये पी बटे क्यू है ना। ये p बटे क्या है, q है। इसका मतलब ये है कि जहाँ p बटे q, लेकिन p बटे q जहाँ क्या होना चाहिए, p भी पूर्णांक होना चाहिए, p वाले का मान भी पूर्णांक होना चाहिए, और q वाले मान का भी मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना, दोनों का मान पूर्णांक में आना चाहिए। तो इस लाइन का समझ में आया कि ऐसी संख्या जिसे भिन्न रूप में या p बटे q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी q के स्थान पे जैसे यहाँ पे नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको हल करते हैं तो इसका कोई मान नहीं आता है ना। ठीक है। आप 0 में 3 का भाग कैसे लगाओगे ना, ये 0 का भाग 3 में नहीं लगता है। चलो इतना समझ में आया, इसको मिटा देता हूं मैं। तो परिमेय संख्या आपको समझ में आए, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, हाँ, इसको प्रदर्शित नहीं करते ना, ऐसा कुछ इसमें चिन्ह नहीं लिखा। चलो ठीक है, प्रदर्शित इन तीनों का आप याद रखना है। ठीक है। अतः परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या ऐसा सही है क्या, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर यही परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इस एक संख्या है जिसे भिन्न रूप में लिखा जा सके, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक समझ है ना, ये परिमेय संख्या बन जाती है। कोई भी संख्या अपने आप में नीचे बटे में एक होता ही है ना। तो इसमें कुछ और समझो, क्या हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो है इसके अंतर्गत आएंगे क्या, बिल्कुल आ जाएंगे। सारी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जिसे यदि p बटे q के रूप में लिख लिया जाए तो परिमेय संख्या होती है। तो क्या एक परिमेय संख्या है क्या, बिल्कुल है। क्यों है, आप सोच रहे हो कि ये तो बटे में है ही नहीं, p बटे q के रूप में नहीं दिख रही, लेकिन है ये। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, समझो। ठीक है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो एक, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो एक, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो एक, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो एक। तो ऐसा चलता है इनका। तो ये इसमें नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये परिमेय नहीं, ये परिमेय है। तो प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या को देखते, क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, बिल्कुल। 0 के बट्टे में यदि 1 हो तो हो जाएगा, हमें तो जी बट्टे में 0 नहीं चाहिए, ऊपर चलेगा। ठीक है। इनके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, सारी की सारी संख्या, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको
पूर्ण संख्या भी समझ में आया कि परिमेय संख्या हो सकती है। पूर्णांक संख्या भी क्या एक परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल पूर्णांक संख्या भी एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक ये सारी की सारी जितनी भी पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृत, ये तीनों को मिला दिया जाए तो परिमेय संख्या बन जाती है ना। और परिमेय संख्या के उदाहरण ये रहे, देखो जैसे P/Q यानी 4/5 माइनस का 15/6 भी पूर्ण परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि नीचे कुछ नहीं तो एक लगा दो, ये परिमेय संख्या हो। -6 भी क्या एक परिमेय संख्या है, कुछ नहीं नीचे तो एक लगा दो। 5 भी एक परिमेय संख्या है, कुछ नहीं तो नीचे एक। तो परिमेय संख्या का नियम तो ये कहता है कि P/Q के रूप में लिखा जाए, तो हम तो लिख देंगे ना। जैसे 9 भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल है, एक लगा दो ना, बटे के रूप में हमने लिख दिया। तो आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा इतना सा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसमें और कुछ मैं उदाहरण भी दूंगा आपको कि क्या सभी पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकती है? क्या नहीं? सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। थोड़ा इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आपको इसको बार बार पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। चलो इसको देखते हैं उदाहरण। अब हम उदाहरण देखेंगे, इसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बेसिक चीज मैंने प्रश्नावली 1.1 का जो बेसिक चीज बनती है वो मैंने पढ़ा दिया है। आज मैं उदाहरण देख रहा हूँ, फिर उसके बाद प्रश्नावली पढ़ाऊंगा। फिर प्रश्नावली 1.2 पढ़ाने से पहले उसका मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर उदाहरण, फिर प्रश्नावली। ठीक है, उदाहरण एक क्या कह रहा है ना। ये उदाहरण एक, यहाँ से इसको मिटा दूं क्या? चलो इसका काम तो हो गया, परिभाषा है ना ये संख्या पद्धति की। चलो इसको देखते हैं। एक उदाहरण है आपका, उदाहरण में क्या कहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, अब पूर्ण क्या होती है मैंने आपको बता दिया है ना। पूर्ण क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से अनंत तक। ठीक है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या? यानी प्राकृत संख्या यानी ये वाली बोल रहा है, 1 से स्टार्ट तो अनंत तक। प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी जितनी भी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? प्रत्येक यानी हर कोई एक नहीं हो सकता है, 1 2 हो सकता है, लेकिन 0 है ना। प्रत्येक बोला है तो प्रत्येक तो नहीं है। प्रत्येक का मतलब ये होता है कि जितनी भी हो उसमें से कोई सी भी एक, तो उसमें से हम ये 0 ले ले तो नहीं होगा ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं होती है। प्रत्येक पूर्ण यानी जितनी भी पूर्ण है ये प्राकृत कैसे हो सकती है? यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, लेकिन 0 है ना। तो 0 प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है? सत्य यानी सही है कि गलत है? ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कैसे हो सकती है? ये 0 है, यहाँ 0 नहीं है, ये दोनों में 0 होता तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक हो सकती है ना। यदि इसमें से ये पूछ ले कि क्या 2 पूर्ण संख्या भी है और 2 प्राकृत प्राकृत संख्या भी है, तो हाँ है। लेकिन प्रत्येक यानी इसमें से कोई सा भी पूछे, तो कोई सा भी हम ये ले ले तो इसके हिसाब से तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है क्या? ये वाली संख्या होती है क्या? तो प्रत्येक संख्या तो नहीं होती, जैसे 0 नहीं है यहाँ पे। यदि यहाँ 0 होता तो हम कह देते कि यहाँ होती है, लेकिन यहाँ तो 0 है, तो ये क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य है, सही नहीं है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, असत्य। ठीक है, अगला क्या पूछ रहा है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या यानी प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है मैंने आपको बताया है ना। पूर्णांक जिसमें धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, है ना। धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी है। ठीक है,
तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है क्या? जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय क्या है, जिसे बट्टे के रूप में लिखा जा सके, है ना। जैसे 4/3 है ना, माइनस का 3, 5, ये क्या है? परिमेय। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, समझे, है ना। तो ये परिमेय है। तो ये पूछ रहा है क्या प्रत्येक पूर्णांक, जितनी भी पूर्णांक है वो इस परिमेय संख्या हो सकती है क्या? तो हाँ, हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो एक, ये हमने परिमेय संख्या बना दिया। समझ में आया? परिमेय के अभी मैंने तो आपको पहले बताया कि परिमेय संख्या के अंतर्गत तीनों आ जाते हैं, प्राकृत भी, पूर्णांक भी और पूर्ण भी। लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक यानी जितनी भी पूर्णांक क्या ये परिमेय संख्या है कि हाँ है? बना सकते हैं। जैसे माइनस का 6 है तो क्या परिमेय संख्या नहीं है? बटे में कर दो, इसे बटे के रूप में लिखा जा सके। ये बटे का चिन्ह है ना। या भिन्न भी बोलते, इसको बटे भी बोलते, परिमेय भी बोलते, पी बटे क्यू के रूप में भी बोलते। पी बटे क्यू का मतलब ये होता है कि पी का मान 6, क्यू का मान 1, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, इसका मान नहीं होता है। चलो, तो ये सत्य है क्या? सत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो जितनी भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होती है। तो ये तो सही बोल रहा ना, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो सत्य है ये। सत्य का मतलब होता है सही। इतना बोल रहा था। एक लाइन और है, ये आपका उदाहरण है ना, मैं उदाहरण समझा रहा हूँ किताब में। हमें एनसीईआरटी में से ही पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 है ना, जो नई वाली बुक मिली। तीसरा क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पर उल्टा बोल दिया कि जितनी भी परिमेय है ना, जितनी भी परिमेय, जैसे कुछ भी 4/5, 3/2 है ना, कुछ भी 5/3, ये परिमेय है। और पूर्णांक क्या है? जिसमें धनात्मक हो और ऋणात्मक हो। ये क्या है? पूर्णांक। ये क्या परिमेय है? तो ये पूछा कि प्रत्येक परिमेय यानी जितनी भी ये परिमेय है, क्या एक पूर्णांक है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। क्योंकि पूर्णांक हम ऐसे लिखते हैं ना, 3/2 पूर्णांक थोड़ी है। 3 और 2 पूर्णांक है, लेकिन 3/2 पूर्णांक नहीं है। देखो, गणित में यही है ना, समझना कि 3/2 पूर्णांक नहीं है, लेकिन 3 और 2 पूर्णांक है। 3 और 2 तो पूर्णांक में आ रहा ना, लेकिन हमने कभी लिखा क्या पूर्णांक में 3/2 है ना, 3/2, 3/5 ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है ना। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये पूर्णांक थोड़ी नहीं। पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और पूर्ण हो, पूरी हो। लेकिन देखो, ये 3/5 पूर्णांक नहीं है, लेकिन 3 और 5 पूर्णांक है। लेकिन बटे में यदि पूछ लिया जाए 3/2 पूर्णांक है तो नहीं है। हाँ, लेकिन 3 और 2 पूर्णांक है। 3 मैंने अलग अलग बोला ना, 3 और 2 पूर्णांक है। लाइन समझ में आए आपको? परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है तो असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं हो सकती है, प्रत्येक, है ना, तो असत्य है ये भी। क्यों असत्य? इसका कारण भी लिख दूं क्या? मैंने ये भी समझा है क्यों असत्य है। क्योंकि 3/5 पूर्णांक नहीं। ठीक है, समझ में आया? चलो, अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2 देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? उदाहरण क्या कह रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय यानी बटे वाली संख्या। और ये 1 और 2 क्या परिमेय संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है ना। कुछ नहीं, इसके नीचे तो एक ही समझो। ठीक है, मैंने बोला जितनी भी प्राकृत पूर्ण संख्या होती है वो सभी की सभी परिमेय संख्या है ना। तो इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे मान लो ये 1 है और इसके बीच में हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 1 है और 2। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 5। 1, 2, 3, 4, 5। अभी मान नहीं निकाला, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इन दोनों के बीच में।
तो इसका एक सूत्र होता है, इसको याद करने से पहले एक सूत्र होता है इसका, किताब में दिया हुआ है, R+S/2। इसका मतलब ये होता है कि जब भी ऐसा सवाल आपको पूछे, और ये आपका खास सवाल है ना इस चैप्टर में, कि 5 परिमेय संख्या जितनी पूछे उतनी, किसी दो संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्या परिमेय ज्ञात करने के लिए पूछे, तो आप इस नियम से, ये पहली विधि, इसके 2 विधि होती है इसकी, है ना, 2 विधि, आपको पहली विधि बता रहा हूँ। ये पहली विधि है, इसकी दूसरी विधि और अच्छी, इससे भी अच्छी है ना, लेकिन हमें दोनों विधि आना चाहिए। और ये इसका एक सूत्र है ना, ये दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है R+S। इसका मतलब ये होता है कि दो संख्या जो दी हुई है, दो संख्या कौन कौन सी दी हुई है, 1 और 2, तो R+2, तो 1+2 कर दो और नीचे 2 का भाग लगा दो, ठीक है, समझ में आया। परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या को जोड़ दो, तो दो परिमेय संख्या कौन सी दी हुई है, ये वाली, इनके नीचे कुछ नहीं है तो क्या, एक एक ले लो, ठीक है, ये आपको करना जरूरी है, तो सवाल नहीं होगा। मैंने बताया था आपको कि बटे में कुछ नहीं है तो एक लगा दो, परिमेय संख्या हो जाती है, ठीक है। तो इन दो संख्याओं को ऐसे इस रूप में लिखना है, और बटे का चिन्ह लगा के 2 का भाग लगा देना है। इससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज समझा देता हूँ कि जोड़ कैसे करते हैं, भिन्नों का जोड़, परिमेय संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं। भिन्नों यहाँ परिमेय बात एक ही है ना, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जब छोटी संख्या हो तब बात कर रहा है ना मैं। तो कैसे करते हैं, देखो मान लीजिए कोई 4, 2, 3, 5, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है, और बोल रहा है कि इसको हल कीजिए, यानी परिमेय संख्याओं को योग कीजिए, यानी भिन्नों का योग कीजिए, ये सवाल है, भिन्नों का योग कीजिए, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, एक शॉर्टकट है ना, जब छोटा हो तब मैं आपको इसका हल करने का तरीका 2 होता है, लेकिन मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ। पहले बटे का चिन्ह लगाना है, ठीक है, लगा दिया, नीचे नीचे गुणा करो, गुणा करने का मतलब है इन दोनों का आपस में पहाड़ा बोल दो, 5 का पहाड़ा 2 बार बोल दो, या फिर 2 का पहाड़ा 5 बार बोल दो, तो नीचे नीचे गुणा करा तो कितना आएगा, पहले बटे का चिन्ह लगाना है, मैं हल करके लिख रहा हूँ, ये आपकी किताब में नहीं है, ये आएगा सवाल में आएगा, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज समझा रहा हूँ ये सवाल करने से पहले, ताकि आप चकराना नहीं है आपको। 5 और 2 का गुणा करा, नीचे नीचे कितना आया, 10, ठीक है, इन दोनों का क्या करा हमने, गुणा कर दिया। आप तिरछा गुणा कर दो, तिरछा यानी 5 का 4 में और 2 का 3 में, पहाड़ा बोलना है आपस में, 5 और 4 का गुणा करना मतलब 5 का पहाड़ा 4 बार बोल देना है, और ये इसके स्थान पे यहाँ लिख देना है, ठीक है। पहले 10 कहाँ से आया, 5 और 2 का गुणा करा, यानी 5 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 10 आया। जितने भी संख्या इस रूप में आपको दिखती है, इस रूप में, तो उसको इस तरीके से हल करना है, छोटा हो तो 5 का 2 बार में हमने पहाड़ा लिया 10 आया, फिर इसका पहाड़ा 4 बार बोलते कितना आएगा, 4 आप 20, यानी तिरछा गुणा कर रहे हैं हम, है ना, तिरछा गुणा हो रहा है, ये इसका गुणा इसमें करा तो इसके स्थान पे ये 20 आया, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाओ, फिर पहाड़ा इसका बोलना, फिर इसका दोनों का आपस में पहाड़ा बोल दो, 2 या 6, समझ में आया, आ गया होगा, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाओ, अभी हल पूरा नहीं हुआ, अब 20 और 6 कितना हुआ, 26, और नीचे क्या आया, 10, ठीक है। आप इसको काट भी सकते हैं, काटने का मतलब यही है कि जब भी इकाई अंक पे 6, यहाँ 0, 8, 4 हो, 2 से कट जाता है, यानी काटने का मतलब होता है भाग करना, ना, भाग करना यानी बराबर भागों में बांट देना। चलो इसको क्या करता हूँ, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 के पहाड़े से पहले काट दो, है ना, काटने का मतलब ये होता है कि 26 में 2 का भाग लगाओ, है ना, 2 एकम 2, 0, ऊपर से 6, 2 तिया 6, 0 आ गया, तो ये भागफल जो है ये ऊपर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और 2 के, ऐसा नहीं है कि इसको 2 से काट रहे हैं तो इसको 5 से काट रहे हो, नहीं, दोनों संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए, ऊपर नीचे वाले, ठीक है। अब 10 को भी 2 से ही काटना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि 5 से काट रहे, 2 पंजे 10, शेषफल 0 आया मतलब कट गया, ये 5 उठा के यहाँ लिख दिया, तो संख्या हमारी कट गई। अब डायरेक्ट भी कैसे काट सकते हो, जैसे 2 एकम 2,
2 तिया 6 कट गया 13 बार में, और ये 2 पंजे 10, ये 13 को यहाँ पे लिखा और 5 को ये। शेषफल 0 आए तभी संख्या मान लो कि कट गई है ना, तो पूरा पूरा भाग लगना चाहिए और एक ही संख्या से काटना है। तो इस तरह से काटते हैं, समझ लेना आप, ठीक है। तो ये वाला समझ में आया आपको। ऐसे ही भिन्नों का घटाव होता है, भिन्नों का घटाव भी ऐसे ही होता है। जैसे ये माइनस का गया तो भिन्नों का घटाव हो गया। भिन्नों का घटाव भी ऐसे करेंगे, डंडा खींचा, नीचे नीचे गुणा करो, 5 दूना 10, तिरछा गुणा, 5 का 4 बार में पहाड़ा, 4 पंजे 20, माइनस है तो माइनस लगाओ, 2 का 3 बार पहाड़ा बोलो, 2 तिया 6, क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया ना। अब क्या करेंगे, 20 में से 6 को आपको घटा देना है, ठीक है। कितना बचेगा, 14, तो यहाँ पे क्या आएगा 14, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, और नीचे क्या है 10। कट रही क्या संख्या, कट जाएगी, दोनों 2 के पहाड़े में आ रहे हैं, 2 सतह 14, 2 पंजे 10, वही भाग लगाना है ना। ये 7 बार भाग लगा, और ये 5 किससे, 2 से भाग लगाया हमने ना, किससे, 2 से भाग लगाया, इधर भी 2 से, तो उत्तर क्या है 7/5। तो ऐसे भिन्नों का गुणा जोड़ घटाव करते हैं, ठीक है। यदि भिन्नों का क्या करता हूँ, गुणा कर दे, तो गुणा भी क्या है, कुछ नहीं है, कट रही संख्या तो काट दो, ऊपर नीचे संख्या कट जाती है ना, तिरछा भी कट जाती है यदि गुणा में हो तो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गए ना, ये नहीं कटेगी, ये अभाज्य है। तो 2 इधर 1 आया, क्योंकि 2 बार कटा और 1 बार कटा, इधर 3/5 बराबर, गुणा कर दो ऊपर ऊपर। अब तो नहीं कट रही ना संख्या, तिरछा भी नहीं कटेगी, ऊपर नीचे भी नहीं कटेगी, तो 3 दूना 6, और नीचे क्या है 5 एकम 5, तो ये गुणा होता है ना। भाग कैसे होता है, यदि भाग का चिन्ह हो तो ये भाग का चिन्ह है, यहाँ पे क्या था 4/2, ऐसी कोई सी भी संख्या ले सकते हैं ना। भाग करने के लिए क्या हो, 4/2 ऐसा कि ऐसा लिखा, ये भागित का चिन्ह है तो इसको गुणा में बदल दो, यदि ये गुणा में बदला तो ये भी बदल जाती है, यहाँ पलट जाती है। 4/2 भागित का चिन्ह है तो भागित का चिन्ह को गुणा में बदल दो, और इन संख्याओं को पलट दो, इनको नहीं पलटना है। भागित का चिन्ह से गुणा का चिन्ह करा, फिर जैसे ही गुणा का चिन्ह आया तो इसको भी पलट दो, 5 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। संख्या कट रही क्या, कट जाएगी, तो एकम 2, 2 दूनी 4, एक कट रही है ना, तो इधर 2 आया और नीचे क्या आया 1, फिर गुणा है तो गुणा, 5/3 आया है ना। आप ऊपर ऊपर गुणा कर दो, 5 का पहाड़ा 2 बार बोलते कितना आएगा 10, और नीचे 3 एकम 3, ये भाग होता है, ठीक है। मैंने चारों चीज़ आपको थोड़ा सा बेसिक समझा दिया है। दूसरी विधि भी इसकी होती है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। अभी तो इसको देखो, इस सवाल में इसी का उपयोग होगा। चलो, सवाल आपको समझ में आया, ये वाला, उदाहरण समझ में आया आपको। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, यानी ये 1 है और 2 है, इनके बीच में 1, 2, 3, 4, 5 परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे। और ये ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है R+S/2। R का मतलब होता है वो S, R+S का मतलब होता है जो दी हुई संख्या है उनको जोड़ दो और नीचे 2 का भाग लगा दो, ठीक है। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मानते हैं ना, ये भी 2 परिमेय संख्या है। चलो हल करके देखते हैं, इसके और इसके बीच में पहले तो ज्ञात करते हैं हम। 1+1 2/1, इन दोनों के बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जब हल करेंगे तो एक ही परिमेय संख्या मिलेगी, यानी कौन सी मिलेगी, यहाँ वाली आएगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में सेंटर में यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा आप डंडा खींच लेना ताकि आपको आसान रहे संख्या ज्ञात करने के लिए। देखो ये भी आपको मैं समझाता हूँ, आर क्या है 1, मैं यहाँ पे मान भी लिख दूँ क्या, R बराबर 1/1, और S बराबर कितना 2/1, ठीक, इस सूत्र के अनुसार। और समझ में आएगा, इस सूत्र से या फिर सूत्र से कर दो, R+S/2, तो हम इसका मान रखेंगे, R कितना है 1/1, ठीक है, R नहीं लिखना है, R का मान कितना है 1/1, प्लस है तो प्लस, S का मान कितना है 2/1। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए ना तो कुछ नहीं, एक बार में सूत्र लिखा और ये भी लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, है ना। चलो आप क्या करना है, इसको हल करना है। भिन्नों का जोड़ हो गया, मैंने इससे पहले आपको समझाया था वही वाला है, तो ऐसे ही करना है, बराबर का चिन्ह लगाओ, डंडा खींचो, नीचे नीचे गुणा करा तो 1 आया है ना, नीचे नीचे गुणा करा तो 1 एकम 1, आप तिरछा गुणा कर दो, 1 एकम 1, प्लस है तो प्लस लगाओ, फिर 1 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 2 एकम 2,
नीचे क्या है, बटे का चिन्ह है, तो ये बटे का चिन्ह है। सवाल समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं कि डबल भिन्न आ गया है ना, बटे का डबल आ गया तो कुछ नहीं, हो जाएगा, है ना। ये समझ में आया इतना। इसको उतारा 1/1 और 2/1 इस रूप में, प्लस का है तो प्लस का लगाया। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। चलो आगे बराबर का चिन्ह लगाओ। हमने भिन्नों का जोड़ कर लिया है। ये कहाँ से आया, एकिका में ये प्लस क्यों लिखा, क्योंकि इसका तिरछा गुणा करा हमने। और बट्टे में 2 क्यों लिखा, क्योंकि सूत्र में है कि बट्टे में 2 लगाना है आपको, तभी परिमेय संख्या निकलेगी। ये पहली विधि है ना। 2 1 + 2 को जोड़ दो, कितना होगा 3। अब इसका गुणा इसमें हो जाता है ना, गुणा हो रहा है, तो 2 एकम 2। हमें एक परिमेय संख्या मिल गई है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमें एक परिमेय संख्या मिल गई है 3/2। कहाँ पे लिखें, 1/1 और 2/, यानी 1 और 2 के बीच में हमें क्या मिला, परिमेय संख्या ज्ञात करनी तो बटे में आना चाहिए। तो 3/2 यानी सेंटर में इन दोनों के बीचों बीच में आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे हमें ये संख्या मिल गई है 3/2। ठीक है, एक संख्या मिल गई है। अब दूसरी ज्ञात करते हैं। किन किन के बीच में ज्ञात करेंगे, इन दोनों के बीच में ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में तो हो गया। अब 1/1 प्लस है तो प्लस, ये एस का मान है 3/2। इनका मान बदलता रहता है ना, ऐसा नहीं आएगा। हमने इन दोनों के बीच में लिखा तो इसलिए इनको प्लस में लिखा। अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करें तो इनको प्लस में लिखा, 1/1 प्लस 3/2, और बटे में क्या लिखना है, 2 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी चल रहा है आपका। मिक्स हो रहा है क्या, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ फिर आपको। 1/1 प्लस 3/2, इनके बीच में ज्ञात करें। इनके बीच में 2 परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे, और इन दोनों के बीच में 2 परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। और बटे में क्या है, 2 लगा दो। इनको भी ऐसा ही, इसके जैसा ही चल रहा है ये भी। तो बराबर का चिन्ह लगाओ। तो भिन्नों का ऊपर जोड़ कर लो पहले। भिन्नों का जोड़ कैसे करते मैंने समझा दिया। नीचे नीचे गुणा, 2 एकम 2, तिरछा गुणा, 2 का पहाड़ा एक बार, 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस लगाया। फिर 3 का पहाड़ा एक का पहाड़ा 3 बार, या फिर 3 का पहाड़ा एक बार बोलो, 3 एकम 3, और बटे में क्या है, 2 है। समझ में आया। डबल बटे का चिन्ह है तो कुछ नहीं, हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, कितना आया 5, और इसका गुणा इधर कर दो, कितना आएगा, गुणा करना है, 2 दूनी 4। चलो एक संख्या और निकल गई हमारी। क्या है यहाँ पे, 5/, इसको यहाँ लिख लेते हैं 5/4। एक और इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लेंगे हम, किस किन के बीच में, 3/2 और 5/4 के बीच में भी ज्ञात कर लेंगे। चलो अब मैं इधर निकाल लेता हूँ ना, तीसरा इधर निकाल लेता हूँ। क्या है, 5/4 ले लेता हूँ। देखो इन दोनों के बीच में हमने ज्ञात करा तो ये वाली संख्या मिली, और ये संख्या मिली तो हम इसको और इसको जोड़ के देखा तो ये वाली संख्या मिल गई। अब इन दोनों के बीच को हम प्लस करके देखेंगे, भिन्नों का जोड़ करके देखेंगे तो यहाँ वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, 5/4 प्लस इसके अनुसार प्लस है तो प्लस, इसका मान कितना है, 3/2 हो जाएगा, 3/2, और बटे में क्या है, 2 कर दो, सवाल हो जाएगा। चलिए इसका भिन्नों का जोड़ कर लो पहले, तो बट्टे का चिन्ह लगाया, और 4 दूनी 8 हुआ, है ना। और इधर तिरछा गुणा कर दो, 5 दूना 10, प्लस है तो प्लस, 4 तिया 12, और नीचे क्या है, 2 है। कुछ नहीं करना, आ जाएगा। बट्टे का चिन्ह लगाया, इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ, 22। ठीक है, और इसका गुणा इसमें करा तो कितना हो जाएगा, 16। संख्या कट रही, क्या संख्या कटती हो तो काट दो, यानी भाग लगाना। जैसे 2 से कट जाएगा ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार में, और ये दूरी 8 16, 8 बार में। सवाल क्या आया, 4/8। एक संख्या यहाँ मिल गई है ना, ये सब सारी संख्या हमें मिलती जा रही है। 4/8, इसको कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे 4/8। 3 परिमेय संख्या हमने ज्ञात कर लिया है, 2 और ज्ञात कर लेते हैं। चलो हम किन दोनों के बीच में ज्ञात कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में, ये वाला बचा ना, 3/2 और 2/1 को पहले कर लो। 3/2 प्लस 2/1,
बटे में क्या आएगा, 2 आएगा ना, चल रहा है इस सूत्र के अनुसार, ये सूत्र के अनुसार सूत्र क्या करेंगे आप, भिन्नों का जोड़ कर लो, 2 एकम 2, बट्टे का चिन्ह लगाओ, 2 एकम 2, इन दोनों का गुणा करा, फिर तिरछा 3 एकम 3 प्लस 3 2 दूना 4, और नीचे क्या है 2 है, ये बराबर इन दोनों को जोड़ लो 7, और इसका गुणा इसमें कर दो, 2 दूना 4, उत्तर आ गया। ये हमें ये वाली संख्या मिल गई है ना, 7/4। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों के बीच में ज्ञात कर लो, 3/2 और 7/4, तो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। लास्ट बचा है, थोड़ा ये विधि लंबी जाएगी, मैं अगली विधि बताऊंगा, बहुत शॉर्टकट है। इन दोनों के बीच में ज्ञात कर ले तो ये वाली ज्ञात हो जाएगी, हमें एक बच्चे है ज्ञात करने के लिए, 3/2 फिर प्लस 7/4, 7/2 बटे में 2, फिर बराबर इन दोनों नीचे नीचे गुणा करो, एलसीएम ले लो, भिन्नों का जोड़ कर लो, इनका मतलब होता है एलसीएम ही लेना होता है ना, 4 दूनी 8, नीचे नीचे गुणा, फिर तिरछा 4 तिया 12, फिर 2 7 14, प्लस है तो प्लस, नीचे 2 चल रहा है, चलो ऊपर ऊपर जोड़ लो, 26 हो जाएगा, 12 और 14 26, और इसका गुणा इधर करो तो कितना आ जाएगा 16, काट दो, 2 से काट दो, दूरी 8 16, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कितना आया 13/8। ये हमें पांचवी संख्या मिल गई 13/8। हमें इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या मिली, अतः 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी है, 1/1 के बीच में कौन कौन सी है, 5 4, 4 8, 3/2, 13/8, 7/4। ये हमें 5 संख्या पूरी मिल गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो अब हम पहली विधि देखा, अब दूसरी विधि देखते हैं। चलो इसको अब हम दूसरी विधि से करते हैं। दूसरी विधि, ठीक है, दूसरी विधि कौन कौन सी है, पहली तो हो गई है, दूसरी देखते हैं, वही वाला 1 और 2 के बीच में कितनी संख्या ज्ञात करनी, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसमें ऐसा भी करने की जरूरत नहीं, जब भी ऐसा सवाल पूछे कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 5 पूछा है तो 5 में +1 कर दो, कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, बस यही खास है इसमें। 6 पूछता तो कैसे करता हूँ, 6 + 1 करते और 7 लिख देते, है ना। यदि 7 परिमेय संख्या पूछता तो कैसे करते, 7 + 1 = 8 करते, यानी एक बढ़ा के प्लस कर दो, समझ में आया। तो ऐसा ही हमने करा, जब भी पूछे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो तो 5 लिखा और प्लस कर दो, 6 हो जाता है। अब इस 6 का उपयोग क्या होगा देखना, इधर क्या है परिमेय संख्या है ना, हल, तो 1 है मतलब 1/1 है, ठीक है। अब जो 6 आया ना, इस 6 का गुणा ऊपर नीचे कर दो, कितना आया 6 एकम 6, ठीक है। अब 1 का करा हमने, अब 2 का करके देखते हैं, 1 का कर लिया हमने, 1 एकम 1, सॉरी 1/1 करा, फिर गुणा में ये 6 आया, तो ऊपर नीचे 6 का गुणा कर दिया, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, ऐसा कि ऐसा 2 में कर लेते हैं, 2/1 है तो 6 का इसका भी ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसमें कुछ नहीं रहता है, हर समान होना चाहिए। हर का मतलब ये होता है कि नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं और ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये भी लिख दूंगा तो फिर सवाल अलग हो जाएगा। चलो गुणा कर दो ऊपर, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। अब देखो 5 परिमेय संख्या कैसी मिलेगी, इस 1/1 का मान क्या है 6 एकम 6,
और ये क्या है 2 का 12/6, यानी हमें लिखते जाना है। 6 के बाद क्या आएगा 7, 6 नीचे चलेगा सेम। 7 के बाद क्या आएगा 8, नीचे 6 सही आएगा। 8 के बाद क्या आएगा 9, 6 सही चलेगा। 9 के बाद क्या आएगा 10, 6 सही। 10 के बाद 11, 6 सही। हमें 5 संख्या मिली, 1 2 3 4 5। आप कहोगे सर पहले तो पहली विधि में तो ये जो 5 अलग अलग आई थी, अभी तो अलग है। तो ऐसा कुछ नहीं, अनेक परिमेय संख्या यानी बहुत सारी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं ना इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में बहुत सारी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेम एक जैसे आना चाहिए, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ठीक है, बहुत आसान था ना। अतः 5 परिमेय संख्या ये रही। ठीक है, इसको आप काटोगे ना तो 1/1 ही हो जाएगा, ऐसे 6 एकम 6, 1/1 हो गया। इधर भी 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2/1 है तो वापस ये मिला हमें 1/1 और 2/1 है ना। तो इसमें चक्रान नहीं है, बहुत आसान विधि है, जितनी बोलो उतनी निकाल देते हैं, है ना। यदि 7 बोलता तो 7 + 8 कर देते। ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं करना है, हर समान लाने की कोशिश करते हैं ना। ये तो एक जैसा इसलिए आ गया, अब हम देखेंगे थोड़ा अलग सा है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो।